नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल झारखंड लैब में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर का मतलब मॉडल पेपर के बेस्ड में था या फिर मॉडल पेपर ही था समझिए, तो वो अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, आप लोग अगर उसे नहीं देखे हो तो उसे जाकर आप लोग देख सकते हो। और आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पिछली बार ईटीपी का क्वेश्चन करवाई थी मैं, इसी टाइप से सब्जेक्टिव का पूरे चैप्टर वाइज मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे थे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हूबहू देखने को मिले थे। तो आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन भी अगर आप लोग बढ़िया से कर करके जाओगे तो इससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छा हेल्प होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस स्टडी का सबसे पहला, आप लोगों को मालूम है कि ज्यादा इसमें कुछ सिलेबस है नहीं, बीएसटी में ज्यादा सिलेबस है नहीं। अगर आप हर एक टॉपिक को बढ़िया से समझते चले गए तो एक तरह से समझिए कि आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पहला वर्ड दिखाई पड़ रहा है मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट पे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं जान रही हूँ कि किस टाइप के यहाँ पे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सवालों से आप लोगों का मैं रूबरू मतलब कि आप लोगों को बता दूं कि किस टाइप के सवालों का फॉर्म बनता है। तो सबसे पहला बन सकता है कि प्रबंध से आप क्या समझते हैं, अगर लैंग्वेज हिंदी है तो। इंग्लिश रहा तो व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन सिंपल सा बना हुआ है कि प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा लिखे। ये आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में दे सकता है। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है क्या, कि प्रबंध की विशेषता एवं महत्व का उल्लेख करें, कि बताइए प्रबंध का क्या विशेषता है और महत्व है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्रबंध की आवश्यकता हमें क्यों होती है, या कोई एक लाइन लिख दे कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, बताइए कैसे। तो मतलब वेरियस क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। तो मेन बात ये नहीं है कि क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। मुद्दे की बात यह है कि आप प्रबंध के डेफिनेशन को कितने बढ़िया तरीके से समझे हो। जो बच्चा प्रबंध को बहुत बढ़िया से समझ गया, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से समझ गया, फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो लिख देगा। तो मैं इस वीडियो में यही बतलाने का कोशिश करूंगी, जैसे एक टॉपिक आया अगर प्रबंध है तो मैं प्रबंध को इतना अच्छा से क्लियर करने का कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम में, आपके पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको कर ले जाओ। तो मैं विशेष बात कर रही हूँ कि ये जो है ये वीडियो सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है इससे लाभ ले सके और उनको भी फायदा हो सके। जैसा कि आप लोग को मालूम है अब आप लोग का लास्ट सब्जेक्ट का एग्जाम है ये, उसके बाद सारे बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो मैं देखती हूँ सीयूईटी का प्रिपरेशन भी मैं इस चैनल पे शुरू करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रबंध आखिरकार क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि प्रबंध का मतलब सिंपल सा एक ही चीज है। कहीं पर भी बुक उठा करके आप लोग देख लीजिए तो प्रबंध का एक मीनिंग जो है हर जगह देखने को मिलेगा, कि प्रबंध का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति से, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अब ए को ना, ए के पास बहुत सारा काम है, 5 प्रकार का ए के पास काम है। अब ए जो है वो सारा काम खुद तो कर नहीं सकता, तो एक व्यक्ति बी को हायर किया, बोलता है कि देखो ना ये सारा काम करना है। तो बी सिंपली बोलेगा कि हम उस काम को क्यों करें। तो ए बोला वैसी स्थिति में ठीक है तुम एक काम करो, इस काम को तुम डन कर दो और उसके बदले में तुमको कुछ पारिश्रमिक, तुमको कुछ सैलरी वगैरह देंगे। अब ये 5 काम जब ए बी से करवाया तो मान लीजिए उसको वो 2500 रुपए दिया। ठीक है, कितना दिया, 2500 रुपए। और एक्चुअल में इस काम से ए को प्रॉफिट होने वाला है मान लीजिए 10,000 का। तो यहाँ पर समझदारी की बात क्या होती है कि अपने किसी काम को, और बी पर ऐसा भी नहीं कि जोर जबरदस्ती डाला, जब वो उसको ये सैलरी देने का प्रॉमिस किया तो बी खुद ब खुद काम करने को तैयार हो गया। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती ए के द्वारा बी पर नहीं किया गया। ठीक है, तो जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम को करवा ले
और अपनी मतलब उसके स्वेच्छा से करवा ले, मतलब उस पर जोर जबरदस्ती किए बिना करवा ले, तो ऐसे कार्य करवाने के ढंग को क्या कही मैं, ऐसे कार्य करवाने के ढंग को क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके स्वेच्छा से करवा लेने की कला को ही क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। इस कारण से प्रबंध एक कला है, इस कारण से प्रबंध को कला कहा जाता है। अब देखिए, अब चाहे तो इसका अर्थ आए या फिर परिभाषा, आप लोग इसको आराम से इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन को मैं समझाते चली जाऊंगी। उस पर जो अनेक तरह का क्वेश्चन बन रहा है वो पढ़ना आपका काम है। अगर पढ़ते हो तो आपको फायदा अच्छा खासा मिलने वाला है, और नहीं पढ़ते हो तो अच्छा खासा नुकसान भी होने वाला है। देखिए, ये क्या होता है ना, ये जो लास्ट में वीडियोस बनता है ये आप लोगों के फाइनल टच के लिए होता है। एक रिवीजन आप लोग हमारे साथ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से रिवीजन करने में कतराते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति ए के बारे में मैं अभी बात करी कि ए जो है वो अपना काम दूसरों से करवा लिया, बी से करवा लिया, वो भी बी के इच्छा अनुसार, ठीक है। अब ए जो है, ए कहलाएगा, ए क्या किया, मैनेजमेंट किया, इसीलिए ए क्या कहलाया, मैनेजर कहलाया। और मैनेजर को हिंदी में कहते हैं प्रबंधक। तो यहाँ तक तो क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि प्रबंध क्या बिजनेस में ही जरूरी है, तो नहीं, प्रबंध बिजनेस में, एजुकेशन में, इवन किसी भी फील्ड में जरूरी है। हर एक क्षेत्र में, ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रबंध का एक विशेषता क्या होता है कि ये सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब जिसका जरूरत सभी जगह होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सार्वभौमिक कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा देने का तरीका ये होता है कि किसी एक व्यक्ति का आपको नाम लिखना पड़ता है, मतलब जो बीएसटी के विद्वान है उनका नाम लिखना पड़ता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ऑब्जेक्टिव में मैं करवाई, एफ.डब्ल्यू. टेलर से रिलेटेड क्या मेन टॉपिक बनता है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंध के ज्ञाता है, यानी जनक है। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। ऐसे हम लोग तो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, सबसे इजीएस्ट वे ये वाला, बट इनके अकॉर्डिंग कहना है कि प्रबंध का मतलब यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सबसे उत्तम और सस्ता उपाय क्या है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंध का मतलब ये है। पीटर एवं ड्रकर के अनुसार प्रबंध का मतलब कुछ और है। इनका कहना है कि प्रबंध व्यवसाय का एक ऐसा अंग है, यानी बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जिसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 मशीनें हैं, 10 मशीनें हैं और 90 एम्प्लॉय है, ठीक है, 10 मशीनें हैं और 90 एम्प्लॉय है, और जो सबसे टॉप पर बैठे हैं, एमडी या सीएमडी जो भी बैठे हैं, अगर ये सही ढंग से ऑर्डर ना दे, सही ढंग से प्लानिंग ना करे, सही ढंग से मैनेजमेंट ना करे, इनका नाम ही होता है मैनेजमेंट डायरेक्टर, अगर ये सही ढंग से इस 90 व्यक्ति को ऑर्डर ना दे तो क्या प्रोडक्शन सही से हो पाएगा, नहीं। और जब इस 90 व्यक्ति को सही से नहीं मिलेगा ऑर्डर, तो क्या ये मशीन का यूज हो पाएगा, नहीं। तो पीटर एवं ड्रकर का डेफिनेशन बिल्कुल सटीक है। इनका कहना केवल इतना सा है कि प्रबंध जो है ना, मैनेजमेंट बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है, जैसे ब्रेन हमारे मनुष्य का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना वो कोई कार्य नहीं कर सकता। सेम मैनेजमेंट बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है कि अगर मैनेजमेंट ना हो तो जितने भी साधन हैं, जितने भी इनपुट है, वो केवल इनपुट ही रह जाते हैं, कोई आउटपुट उससे नहीं मिलता है। और उसके बाद निष्कर्ष लिख देना, अगर 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का सवाल है तो निष्कर्ष लिख देना बहुत बेटर होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है बीबीआई एकदम क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, और इसको मैं ऑब्जेक्टिव में करवा चुकी हूँ, तो दोबारा इसको करवाने का जरूरत नहीं है। आप लोग अगर नहीं देखो इस वीडियो को तो बार बार मैं कह रही हूँ उसको जाकर के देखो। अब देखिए, ये क्वेश्चन को जरा सा समझने का कोशिश करिएगा कि आंसर लिखते कैसे हैं। बोलता है कि प्रबंध की विशेषता एवं महत्व का उल्लेख करें। बताइए कि प्रबंध जो आप करवा रहे हैं, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर लोग प्रबंध करवा रहे हैं, आखिर उसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खासियत है। तो जरा सा टेक्निकल टर्म समझने का कोशिश करिए, लॉजिक समझने का कोशिश करिए कि कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट क्यों करेंगे, ताकि उसका टारगेट पूरा हो सके, है कि नहीं, खर्चा कम पड़ सके, है कि नहीं, प्रॉफिट ज्यादा हो सके, बिल्कुल सही,
प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, बिल्कुल सही। बाजार में उसका गुडविल बहुत ज्यादा हो, यही सब तो होगा। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को ज्यादा और करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला उद्देश्य प्राप्त करना, दूसरा एक सामूहिक प्रक्रिया, ग्रुपिंग प्रक्रिया को पूरा करना, यानी ग्रुपिंग काम को करना, विशेषता बताया जा रहा है। और क्या है, प्रबंध सर्वव्यापक है, सभी जगह होता है। तो ये सारे प्रबंध के विशेषता में भी आप लोग लिख सकते हो, और जो अभी 4-5 पॉइंट बताई वो आप लोग महत्व में लिख सकते हो। अब देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि प्रबंध क्या है, तो एकदम गांठ बांध लीजिए इस चीज को कि प्रबंध आर्ट्स और कॉमर्स दोनों, साइंस दोनों है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। तो कला कैसे, तो ऊपर यहाँ पर मैं पढ़ करके गए अभी हम लोग कि प्रबंध कला क्यों है, क्योंकि दूसरों से काम कराने का टेक्निक आता है, मैनेजर को दूसरों से काम कराने का क्या आता है, टेक्निक आता है, इसीलिए क्या है, ये एक कला है। ठीक है। और अब बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, तो ये कैसे है, ये बता दीजिए आप। ठीक है, एक मिनट। तो प्रबंध कला कैसे है, इस बात का तो जानकारी आप लोगों को मिल गया। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रबंध विज्ञान कैसे है। तो कला के रूप में देखिए क्या लिखा हुआ, प्रबंध कला के रूप में। तो प्रबंध को सामान्य रूप में कला समझा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कला का अर्थ किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने से है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध का अर्थ अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके, मतलब जो व्यक्ति प्रबंध कर रहा है वो अपने बुद्धि का यूज करके दूसरों से काम करवा लेता है। अब विज्ञान क्यों है, तो विज्ञान का मतलब, विज्ञान को तोड़ा जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। तो मैनेजमेंट जब तक किसी के पास कुछ अच्छा सा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगा, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति मैनेजमेंट करने में कुशल नहीं होता। तो कला इसलिए क्योंकि दूसरों से काम करवाया जाता है, और विज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। आई होप ये वाला सवाल भी आप लोगों का क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे, ये वही चीज लिखा हुआ। अब यहाँ देखिए प्रबंध का कार्य, अब देखिए 6 चैप्टर तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। प्रबंध का कार्य से ही तो 6 चैप्टर बन जाता है। सबसे पहला कार्य प्रबंध का क्या होता है, नियोजन। नियोजन के बारे में कुछ कुछ बात जान लीजिए कि प्लानिंग सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए होता है। प्लानिंग का मतलब होता है क्या करे, कब करे, कैसे करे, कहाँ करे, कितने में करे, इन सारे बातों का समावेश प्लानिंग कहलाता है। दूसरा काम है मैनेजमेंट का संगठन। संगठन मतलब एक ग्रुप बनाना, लोगों का टीम बनाना। ठीक है। तीसरा काम है कंट्रोल करना। मैनेजर का तीसरा काम क्या है, मैनेजमेंट का तीसरा काम है कंट्रोल करना। जो काम हो रहा है सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर क्या करना, नजर रखना, ये क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं निर्देशन। तो कोई भी काम मैनेजमेंट के थ्रू तब तक नहीं हो सकता जबकि ऊपर लेवल से कर्मचारियों को कोई तरह का कोई कमांड ना मिले। तो समय समय पर कमांड देना जरूरी है, ये हो गया इसका चौथा काम। पांचवा काम होता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि तालमेल बैठाना। तो हर एक, क्योंकि एक संगठन में बहुत सारे एम्प्लॉय है, बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो सभी के बीच में समन्वय बनाना बहुत जरूरी होता है। और छठा काम हो जाता है अभिप्रेरण। जब सारे कर्मचारी थक जाए, काम करने से हताश हो जाए, तो उन्हें मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है। अब मोटिवेट दो तरह से कर सकते हैं। पहला मोटिवेट करने का तरीका ये है कि आप उसके सैलरी यानी कि उसके कैश को बढ़ा दो, पहला मोटिवेशन। और दूसरा, उसको प्रमोशन दे दो। ठीक है, ये भी मोटिवेशन का एक प्रकार होता है। अब देखिए फिर से यहाँ क्वेश्चन है कि प्रबंध के महत्व का वर्णन करें। तो अभी मैं बता के गई जैसा कि मैनेजमेंट का क्या महत्व है। तो मैनेजमेंट उद्देश्य को पूरा करता है, लागत को कम करता है। ठीक है, क्या करता है, सबसे पहला उद्देश्य को पूरा करता है, लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे, उद्देश्य को पूरा करना सबसे पहला। दूसरा, लागत को कम करना, लागत को कम करना। और तीसरा क्या होगा, लागत तो कम होगा, मैंने खर्चा कम होगा, खर्चा क्या होगा, कम होगा। और जो उत्पादन है यानी जो सामान तैयार होगा वो क्या होगा, ज्यादा करना, है ना। कम खर्चा में ज्यादा सामान तैयार करना कौन नहीं चाहता है, सब चाहता है। तो ये चीज अगर संभव बनाता है कोई, तो कौन बनाता है, मैनेजमेंट। तो उत्पादन को ज्यादा करना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति, यानी कम से कम खर्च द्वारा ज्यादा से ज्यादा परिणाम का प्राप्त करना मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है। दूसरा है निर्धारित, यानी जो लक्ष्य हम तय किए हैं उसको पूरा करना मैनेजमेंट का काम है। उद्देश्यों का निर्धारण के लिए, यानी कि टारगेट फिक्स करने के लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो। फिर प्रबंध के 3 स्तर, तो ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप से मैं बताई थी आप लोगों को, एक पिरामिड के शेप में। यहाँ पर देखते हैं, एक पिरामिड के शेप में क्या था कि प्रबंध जो है वो इस शेप में होता है। सबसे ऊपर पे कम स्पेस, यानी कम लोग होते हैं, फिर उस पे नीचे पे कम स्पेस, और सबसे नीचे पे ज्यादा स्पेस। तो पहले लेवल पे जो है एमडी रहते हैं, ठीक है, किसी कंपनी का बात कर रही हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। और दूसरे स्तर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का मतलब कि पहले पे तो हो गया एमडी, ठीक है, दूसरे पे हो जाएगा आपका जीएम, ठीक है, डीजीएम, जनरल मैनेजर वगैरह, और तीसरे स्तर पे हो जाता है सुपरवाइजर वगैरह, ठीक है, सुपरवाइजर। और जो कर्मचारी होते हैं वो इससे नीचे लेवल पे होते हैं। मतलब ये हो गया एक प्रबंध का स्तर। कर्मचारी प्रबंध नहीं करते, कर्मचारी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्रबंध के कितने स्तर है, तो 3 स्तर। तो इसी को नाम दिया गया, पहला हाई लेवल, दूसरा मीडियम लेवल और तीसरा लो लेवल। हिंदी में बात करें तो उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो ये कुल 3 प्रबंध है, ठीक है। तो इसका ज्यादा नहीं है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कोई दूसरा आ चुका है यहाँ पर, हाँ, ये वाला क्वेश्चन। हेनरी फयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या करें। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हेनरी फयोल के द्वारा 14 प्रिंसिपल दिया गया है। कितने प्रिंसिपल दिए गए हैं, 14, यानी 14 सिद्धांत दिए गए हैं प्रबंध को लेकर के। और इनके कुछ सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे लेंगे ना, कुल 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फयोल जी का कहना था कि देखिए, मैनेजमेंट तभी ढंग से किया जा सकता है जब कर्मचारियों के बीच में काम का सही से बंटवारा होगा। अब कोई व्यक्ति को कंप्यूटर आता है और आप उसको श्रमिक का काम दे रहे हो, जैसे मिट्टी खुदाई या सामान ढोने का, तो अब नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो जिस काम के योग्य है उसको वैसा काम दिया जाए और काम बांटा जाए, किसी एक पर ना थोपा जाए। सबसे पहला उनका ये सिद्धांत था, जो कि काफी प्रभावी है। दूसरा उनका सिद्धांत था कि अधिकार तथा उत्तरदायित्व। इसका मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को, जैसे कर्मचारी को आप अगर उत्तरदायित्व दे रहे हो कि लीजिए आपको ये 5 काम करना है, तो उसको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, आपको अधिकार भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत था उनका अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, उनके द्वारा ऐसा कहा गया, जो कि सत्य भी है। उन्होंने कहा कि प्रबंध में यदि अनुशासन नहीं हो तो बाकी के 13 सिद्धांत व्यर्थ हैं, ठीक है। चौथा उन्होंने एक सिद्धांत दिया, आदेश की एकात्मकता। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई एक कर्मचारी है, तो उनको अगर एक कर्मचारी को मान लीजिए कि किसी एक से ऑर्डर मिला, फिर दूसरे से ऑर्डर मिला, फिर तीसरे से ऑर्डर मिला, इस प्रकार से चौथे से भी ऑर्डर मिला, तो वो एक व्यक्ति काम को कैसे करेगा। तो उनका कहना था कि अगर एक व्यक्ति है तो उनको ऑर्डर एक ही से मिलना चाहिए ताकि वो काम को फोकस्ड होके कर सके। पांचवा था निर्देश की एकात्मकता, ठीक है, यानी जो कमांड मिल रहा है वो भी एक से मिलना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए आप ही हो, आपके पेरेंट्स में मम्मी कुछ और कहने को कह रही है, पापा कुछ और कहने को कर रहे हैं, तो नहीं होगा ना सही से। उनका फिर अगला छठा सिद्धांत था व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों की अधीनता। वो कहते थे कि मैनेजमेंट तब पूरा होगा जब हर एक व्यक्ति अपने पे ध्यान नहीं दे करके अपने ग्रुप पे, अपने पूरे टीम पर ध्यान देगा, जो कि सही भी है। अगर सिंगल व्यक्ति अपने केवल भलाई के लिए सोचने लगे कंपनी में, तो कंपनी तो डूब जाएगी, क्योंकि कंपनी ग्रुप से चलती है, टीम से चलती है, तो टीम पर ध्यान देने पे वो फोकस करते थे। सातवां वो बताते थे कर्मचारी का पारिश्रमिक। बोलते हैं कि अगर कर्मचारी से आप अच्छा काम चाहते हो तो ये बेहद जरूरी है कि समय समय पर उसके कार्य कुशलता के अनुसार पारिश्रमिक तय होना चाहिए। जिसका काम ज्यादा है उसको वैसा पारिश्रमिक, जिसको कम है उसको वैसा पारिश्रमिक देना चाहिए, ठीक है। और टाइम टाइम पे मौद्रिक यानी कैश या नॉन कैश में उसको मोटिवेट भी करना चाहिए। अब बढ़ते हैं व्यवसायिक वातावरण, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ तक अभी फिलहाल रखते हैं, ठीक है, वरना वीडियो काफी लंबा होने वाला है इसमें, तो यहाँ तक रखते हैं।
ठीक है। और आई होप, आशा करूंगी कि ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो रहा हो, कोई चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हो तो उसको बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग नीचे अभी पीडीएफ देख रहे हो, ये सारा अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होने वाला है, मैं करूंगी। तो इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट आया, और कोशिश करिएगा आप लोग कि इसमें से कुछ कुछ अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगता है अपनी तरफ से उसको राइट डाउन किया करिए, और थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 तारीख को एग्जाम है, अभी समय बहुत है आप लोगों के पास। तो अच्छे से प्रिपरेशन अगर आप लोग करते हो तो काफी अच्छा कर ले जाओगे इस एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।